नमस्कार। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो पढ़ना है क्लास 10 के फिजिक्स में, लाइट चैप्टर में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टॉपिक है एक, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक लॉ है, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। और एक है टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे जो होते हैं थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। बस उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करना था। ये तो छोटा सा एक वीडियो मैंने सोचा कि बना दूं इस पे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आएगा? तो पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है देख लीजिए। आप देखिएगा, लॉज क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है भाई? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो जानते थे, क्लास 7 8 में भी पढ़े होंगे, 10th में आप है तो जानते ही होंगे। तो रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग है रिफ्रैक्शन। देखिए, होता क्या है कि रिफ्लेक्शन में जब भी रिफ्लेक्शन की बात होती है, लाइट के रिफ्लेक्शन की बात होती है, तो वहां पे मीडियम जो होता है वो एक ही मीडियम होता है। जैसे अगर लाइट एयर से एयर में जा रहा हो, या वाटर से वाटर में ट्रेवल कर रहा हो, या ग्लास से ग्लास में जा रहा हो, तो वहां पे लाइट के सेंडिंग बैक, बाउंसिंग बैक या बाउंसिंग ऑफ को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन अगर वो मीडियम दो हो जाए, दो से अधिक हो जाए, मतलब कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे और उसके स्पीड चेंजेज होने के कारण वो वहां से क्या करे, बेंड कर जाए, तो इस प्रकार की घटना को, फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन अलग हो गया जिसमें एक मीडियम हो, और रिफ्रैक्शन क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया दो मीडियम वाले। जैसे आप लोग कभी गए होंगे होटल के दुकानों पे, होटल पे गए होंगे मिठाई खाने के लिए। सपोज करिए कि आपका दोस्त है, उसको मिठाई खाने का बड़ा मन करता है, ठीक है। मतलब बेचारे के साथ में प्रॉब्लम है कि जब भी स्पंज का नाम सुनता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो स्पंज वाले के यहाँ चला जाता है, और साथ में तो आप है ही हैं। तो आप पूछते हैं उससे, चूंकि आप के साथ जाता है वो, तो आप पूछते हैं मुझसे कि बताओ कौन सा मिठाई खाओगे। तो वो दो मिठाई रखा हुआ है। नहीं, स्पंज भी दो प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक स्पंज जो है थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक स्पंज जो है रस में डूबा हुआ है, बड़ा दिखाई दे रहा है, और एक स्पंज जो है रस में नहीं है, मैंने हल्का सा रस है, मैंने रस में डूबा हुआ नहीं है। रस है लेकिन रस में डूबा हुआ नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि वो जो अगला बंदा है, जो आपका दोस्त है, वो क्या बोलेगा? वो यही ना बोलेगा कि जो रस में डूबा हुआ मिठाई है वो हमें खानी है। क्यों? क्योंकि रस में डूबी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं वो कुछ बड़ी दिखाई देती हैं। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं उस घटना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बोलेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होगा वहां पे, क्योंकि चीनी की चाशनी जो है, ठीक है, जो चीनी की चाशनी है, जो सिरप ऑफ शुगर है, शुगर सिरप है, वो समझ लीजिए कि एक मीडियम का काम करेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो गया जी। और यहाँ पे मीडियम की जब बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे, ओपेक मीडियम के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो जो रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, वो रसगुल्ला थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे लाइट जो है पहले उस मिठाई पे पड़ा, मिठाई पे पड़ने के बाद उस रस से भरे हुए आपको बर्तन से बाहर निकला, तो रस जो था वो रस क्या हो गया? वो रस आपको डेंसर मीडियम हो गया। अब आप लोग फिर सोच रहे हो डेंसर मीडियम क्या है? हल्का सा बता देते हैं। डेंसर मीडियम वो होता है जिसका आपको डेंसिटी समझ लीजिए, ऑप्टिकल डेंसिटी समझ लीजिए, कि जिसका हाई होता है उसको डेंसर बोलते हैं, जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होता है। तो उस चाशनी में से जब ऐसे ही लाइट बाहर निकलेगी, उसका स्पीड स्लो रहेगा, लेकिन बाहर निकलते के साथ ही स्पीड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। बहुत ही लार्ज स्केल पे वो तेजी से भागेगी आगे, जिस कारण से वो मिठाई जो है थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोई नदी में कूदता हुआ अगर आपका फ्रेंड है तो वो कूद जाता है और बाद में समझ में आता है कि वो डूबने लगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां भी तलहटी जो होती है
वो सटल जो डाउन है नीचे का सरफेस जो है अंडर वाटर सरफेस, वो आपको थोड़ा उठा दिखाई देता है। कारण क्या है यहाँ भी, तो यहाँ भी सेम कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कारण है। तो यहाँ पे एक लॉज बताया गया था, उस लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लॉज क्या है देख लीजिए। लॉज कुछ इस प्रकार से है। पहला लॉज है आपको कि इंसिडेंट रे, सेम वैसे ही समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। पहला लॉ यही है, आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, आपने यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड की जगह पर रिफ्रैक्टेड आ जाता है, क्योंकि ये घटना जो है रिफ्लेक्शन की नहीं है, रिफ्रैक्शन की है। ठीक है, मिठाई वाली बात तो याद ही है आपको कि दो मीडियम वहां पे हुआ था। उसके बाद से दूसरा जो लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। ठीक है, SNELL, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल का नियम भी बहुत लोग बोलते हैं, स्नेल मतलब घोंघा मत बोलिएगा, उसका स्पेलिंग SNAIL होता है। ठीक है, घोंघा का लॉ नहीं है कोई, ये ईठा का। ठीक है, मैंने ये वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट का नाम है, भौतिकविद का नाम है। इन्होंने क्या लॉ दिया भाई, इन्होंने लॉ ये दिया कि इन्होंने बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, मैंने आप समझिए जरा, यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको लाइट यहाँ से एक नॉर्मल बना देते हैं पहले, सही रहेगा। ठीक है, लाइट यहाँ से चली, लाइट चलने के बाद ये थोड़ा मुड़ गई, तो यहाँ पे आई जो है और यहाँ पे आर जो है, अब जरा समझिए, ये एयर मीडियम है। ठीक है, और ये ग्लास, तो एयर मीडियम वाला ही क्या होता है, रेयरर होता है। यानी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा होती है, मोर लिख देते हैं। ठीक है, लार्ज होती है। अब इसके बाद रेयरर के बाद ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। देखिए हिंदी में अगर पूछेगा मेरे से तो इसका नाम होता है विरल, विरल नाम होता है। ठीक है, अब बस सफारी है ना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले थोड़ा बुखार उखार हुआ है। ठीक है ना, कल भी बुखार था, शाम में भी बुखार था, फिर भी। तो डेंसर का हिंदी होता है सघन। सघन का मतलब ही समझ जाइए आप कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि डेंसिटी और ऑप्टिकली डेंसिटी में बहुत अंतर है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि रेयर मीडियम है, तो हम समझ लीजिए कि ऑप्टिकली रेयर ही बात कर रहे हैं, प्रकाशीय सघन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और विरल की बात कर रहे हैं। तो रेयरर जब भी बोलेंगे तो आपको ऑप्टिकली बोलेंगे, और डेंसर की बात करेंगे तो भी ऑप्टिकली बोलेंगे। ठीक है, तो एयर टू ग्लास, तो लाइट किधर से जा रहा है भाई, तो एयर से ग्लास में जा रहा है। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल आई बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे बन रहा है आर, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, उसमें होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल ने क्या बताया, स्नेल ने ये बताया कि साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है ना, मतलब कि उन्होंने ये बोला कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का यहाँ पे मीनिंग आप समझिएगा, तो इस कांस्टेंट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू लिख देंगे। इस म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ध्यान रखिएगा, आपके बुक में कहीं कहीं पे ये एन की तरह लिखा हुआ है, तो इससे घबराइएगा मत, ये दोनों सिंबल इसी का है। ठीक है,
एन भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2-3 सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और साइन आई बाई साइन आर, मैंने इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बाई वाई, दिस इज बिकॉज रेशियो का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन बट्टा से हो जाता है, अपॉन से हो जाता है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देखा जाए तो साइन आई और साइन आर का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसको स्पीड के टर्म में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो आगे बताएंगे आपको। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में यही पढ़ना है, और आगे हम लोग अभी जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, तो वो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है, ठीक है। तो आपको तो ये मालूम चल गया। तब टॉपिक हमारा क्या है, अब टॉपिक यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हिंदी होता है अपवर्तनांक, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग होगा अपवर्तनांक। मतलब अगर देखा जाए इसका, तो इसका अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, परिभाषित किया जाए, डिफाइंड किया जाए, डेफिनेशन क्रिएट किया जाए, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने जहां पे इज कांस्टेंट बोल रहे थे वहां पे केवल लगा देना है इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद सूचित किससे करते हैं, म्यू से। देयर इज नो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई मतलब सॉरी देयर इज नो यूनिट। इसको लिख सकते हैं कि देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का ये क्या है भाई, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है। ये समझ में आ रही है बात, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होता। आप देख लो, जैसे मान लो कि साइन आई आया और साइन आर आया, तो यहाँ पे साइन आई या साइन आर का जो यूनिट होगा तो कट जाएगा ना, डिग्री में आएगा तो कट जाएगा, और प्लस आई डिग्री में होगा, क्योंकि आई एंगल है तो साइन जितना का मान होगा उतना रखेंगे। मान लो यहाँ पे साइन 90 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो कैंसिल तो होना ही होना है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एंगल आई दे रहा है यहाँ पे 30 डिग्री और फिर एंगल आर दे दिया है 45 डिग्री, तो आप खुद सोचो ना क्या रखोगे आप, साइन 30 का वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या रखोगे, साइन 45। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू √2 यानी √2/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि √2/√2 क्या है, इज अ प्योर नंबर। मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर, यानी इट इज अ प्योर नंबर, ये नंबर ही आएगा, ठीक है। मतलब कि ये कोई क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर ही आएगा, कांस्टेंट है ये, क्योंकि ये रेशियो होता है आपको सेम क्वांटिटी का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है ये। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितने प्रकार का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार का होता है, देखिए कितने प्रकार का होता है बता रहे हैं, समझते जाइएगा। देखिए और आप कोई भी चीज देख रहे हैं ना तो देख के लिखते जाइए, समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। तो ये आपका हो जाता है 2 प्रकार का, ठीक ना। पहला नाम लिख देते हैं, पहला नाम है आपका एब्सोल्यूट, पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट हो गया। दूसरा हो गया रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब अपेक्षिक हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते रहिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे म्यू जी, ठीक है, म्यू जी बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है। लेकिन रिलेटिव में प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं,
मतलब कि रिलेटिव में आपको एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे यहां पे अब बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। और यहां पे बोला जाएगा कि W म्यू जी, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अब ध्यान से देखिए, ऐसे ही लिखते हैं, यानी इसी चीज को हम ऐसे लिख देते हैं। यानी इसको हम अगर ऐसे अगर कोई चीज लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, रीड एज, इसको तो हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे, इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, म्यू टू वन, तो इसको पढ़ सकते हैं म्यू टू वन, म्यू टू वन। लेकिन असल में ये क्या होता है, रियलिटी में ये क्या है, तो ये है, आपको बता दें जानकारी के लिए, कि इसको हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। ध्यान से देख लीजिए, इसको यही हम लोग पढ़ते हैं, लंबा पढ़ेंगे तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका ही मीनिंग यही है। आप देख लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो ये हो जाएगा, अदर पब्लिकेशन के बुक में ये भी लिखा हुआ है, उससे कोई परहेज नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि म्यू टू वन है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। और इसका भी सेम मीनिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसका मतलब यही होता है कि लाइट जो है आपको वन से मीडियम टू में आ रही है, ठीक ना, यानी वन से मीडियम टू में आ रही है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट जी, इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे ए लिख दे हम या आपको भी लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि एयर या वैक्यूम के साथ में रिलेट कर रहे हैं हम उसको, एयर या वैक्यूम। इसमें क्या होता है कि अदर देन, नहीं, एयर और वैक्यूम को छोड़ दीजिए और बाकी किसी अन्य प्रकार के सब्सटेंस को ले लीजिए, मटेरियल को ले लीजिए, तब जाके वो बनेगा रिलेटिव, नहीं तो बाकी सब क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। अकेले पूछना चाहते हैं मुझसे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि आपको एयर से लाइट जो है वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वाटर का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सब किस में आएगा, एब्सोल्यूट में आ जाएगा। पूछिएगा मुझसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम यही बोलेंगे आपसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट जो है अभी एयर में है, अब डायमंड में प्रवेश किया, तो उसका मतलब ये होता है। तो एब्सोल्यूट का डिफिनेशन क्या होगा, एब्सोल्यूट का डिफिनेशन हो जाएगा कि लाइट गोज या ट्रेवल, ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो वन मीडियम जहां पे बोल रहे हैं, वन मीडियम बोल रहे हैं, वहां पे आप क्या लिखिएगा कि अदर देन एयर और वैक्यूम, इसमें रिलेटिव में अदर देन एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम, ठीक है। मैंने व्हेन लाइट गोज वन मीडियम अदर, ब्रैकेट में लिखिएगा अदर देन एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम, तो इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर यहां लिखिएगा कि व्हेन लाइट गोज एयर और वैक्यूम, फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम, अगर आपको लाइट एयर और वैक्यूम से किसी अनदर मीडियम में जाती है तो वहां पे होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट एयर और वैक्यूम को छोड़ के किसी अन्य मीडियम से किसी अन्य मीडियम में प्रवेश करती है तो वो हो जाता है आपको रिलेटिव। आ रही बात समझ आपको, डिफिनेशन लिख देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। आप पहले यहां पे पढ़ लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए जी, हाँ तो देखिए क्या क्या था, तो यहां पे पहला है आपको एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन लाइट गोज एयर फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अदर मीडियम,
व्हेन लाइट गोज एयर और वैक्यूम फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखते हैं W म्यू W, इसको लिखते हैं म्यू G, इसको लिखते हैं आपको D माने डायमंड समझ लीजिएगा। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये आपको जनरली हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे वाटर का पता करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब साफ है कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर से कंपेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। नहीं यहाँ पे या तो एयर है नहीं तो वैक्यूम है, एयर है नहीं तो वैक्यूम है। लाइट पहले एयर से या वैक्यूम से चला फिर वाटर में आया, फिर लाइट पहले एयर वैक्यूम से चला फिर ग्लास में आया, लाइट पहले एयर वैक्यूम से चला फिर डायमंड में गया। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि डायमंड का आपको होता है 2.42, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इट, इसको भी बताएंगे आपको कि ये क्या होता है, पहले समझा देते हैं। तो एब्सोल्यूट आप समझ में आ गया ना। आप यहाँ पे कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, मतलब ये लिखना गलत होगा। अगर आप ऐसे लिख दे रहे हैं तो ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नहीं, जब भी लाइट वैक्यूम या एयर से जा रही हो वाटर में, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कभी भी यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, लेकिन ऐसे ही इसको लिखते नहीं है। वैक्यूम वहाँ पे क्या रहता है, छुपा रहता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, इसमें आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, देखिए सेम वैसे ही लिखिए, व्हेन लाइट गोज वन मीडियम फ्रॉम, छूट जा रहा है बार बार, फ्रॉम वन मीडियम, इसको लिख दीजिए अदर देन वैक्यूम और एयर, अदर देन वैक्यूम और एयर। When light goes one medium other than vacuum or air to another medium is called रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं म्यू W, यहाँ G लिख दिए, फिर मैंने लिखा म्यू GW। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे म्यू, जैसे लिखा म्यू फिर यहाँ D लगा दिया और फिर W लिख दिया। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझिए, इसको D को थोड़ा नीचे कर देते हैं तो इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग क्या है, म्यू WG का इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब लाइट पहले ग्लास से चला फिर वाटर में गया। फिर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे जो होता है ना राइट साइड में, म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल के राइट साइड में जो होता है वही आपको मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब बाकी जो होगा अगल बगल में ना, वो आपको उसका रेस्पेक्ट होगा, उसके साथ में रिलेशन बता रहे हैं उसमें कि लाइट उससे जगह ट्रेवल हुआ। अब ग्लास, तो ग्लास में लाइट प्रवेश किया है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब D का मतलब डायमंड समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिस्पेक्ट टू वाटर है, वहाँ पे वाटर से आपको डायमंड में गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। फिर बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर, कैश और फॉर्मूला भी बताते हैं आपको, कौन कौन फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, देखिए अब समझना ये है कि आपने तो सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा देखने के बाद आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला क्या क्या लगेगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला ये है कि अगर आप यहाँ 1 2 लिख रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई हम बार बार बोल रहे हैं, आप इसको ऐसे लिखिए,
कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यानी μ12 लिखिए यहाँ पे, तो इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका भी मीनिंग वही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब आप बताइए मुझे कि ये कौन सा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या एब्सोल्यूट है या आपको रिलेटिव है, कौन सा है? हाँ रिलेटिव है, एकदम सही बोले आप, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। मतलब कि यहाँ पे लाइट जो है आपको मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, इसलिए इसको रिलेटिव बोलेंगे, यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है। अब एक चीज और समझते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो लाइट पहले किस में से कौन जा रही है, तो मीडियम 2 से। तो यहाँ बोलेंगे, हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मैंने आपको ऐसे अगर दिया हो तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखिएगा v2 बाई v1, यानी जिससे लाइट जिसमें जा रही हो, अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट अगर प्रवेश कर रही हो तो यहाँ पे मीडियम 2 वाले में जो स्पीड है लाइट का उसको ऊपर रखेंगे और मीडियम 1 वाले को नीचे रखेंगे, तब जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उस मीडियम का। एज एग्जाम्पल बताते हैं आपको, फिर एक और समझिएगा, ये पहला आपको टॉपिक है। दूसरा टॉपिक में हम ये बताएंगे आपको कि जैसे इसको चेंज कर दीजिए, मतलब कि आप 2 इसको रखिए, 1 इधर रखिए, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं μ21 है। तो इसका भी मीनिंग क्या है, इसका भी मीनिंग सेम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं μ21 इक्वल टू v1 बाई v2। अब इन दोनों से कंपेयरिंग जरा कीजिए, कंपेयरिंग जब कीजिएगा ना, मतलब कि फ्रॉम 1 एंड 2 कीजिएगा, तब वो जानते हैं क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि μ12 इक्वल टू 1 बाई μ21। यानी आप जरा ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यानी ये जो है आपको μ12 जो है, आपको कभी भी इसको μ12 मत पढ़िएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर जनरली पढ़ना भी चाहते हैं तो μ12 ही पढ़िए। और μ12 में v2 बाई v1 दिया है और इसमें दिया v1 बाई v2, यानी यहाँ पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। यानी μ12 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई μ21। ऐसे ही हम इसको ऐसे भी लिखेंगे कि μ21 इक्वल टू 1 बाई μ12। दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आप इसको सीख लीजिए सही से, उसके बाद क्वेश्चन का तो एकदम खजाना है, जब बताएंगे आपको तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। एक और इसमें टॉपिक बच रहा है, उसको हम अभी बता देते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर 2.42 है और क्वेश्चन में दे रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन, का मतलब क्या हुआ, तब क्या जवाब दीजिएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि द रेशियो ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। माने इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको अगर लिखा जाए तो 2.42 का मतलब ये हुआ कि स्पीड इन एयर और वैक्यूम, एयर और भी से वैक्यूम समझ लीजिए, अब बाई स्पीड इन, क्या बोलते हैं उसको डायरेक्ट, डायमंड, डी से डायमंड समझ लीजिए। यानी यहाँ पर रेशियो जो है स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट का और आपको डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का रेशियो करिएगा तब जाकर 2.42 आता है। और डायमंड देखिए, जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही डेंसर होगा, आप इसको भी समझिए। जिसका जितना, मान लीजिए सबसे अधिक डेंसर ये होता है क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब ज़्यादा सघन है ये, ठीक है ना, डेंसिटी ज़्यादा है इसका। तो ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बताएंगे आपको इसके अगले टॉपिक में, इस पर क्वेश्चन बताएंगे आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर आधारित। थैंक यू आपको देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।